आज न्यूज इन फोकस कौन कौन सी रहेंगी, जरा इस पर एक नजर मार लेते हैं। सबसे पहले, पश्चिम का कचरा भारत में क्यों पसरा। जी हां, बात हो रही है जंक फूड की। भारतीय बाजार जंक फूड कंपनीज के लिए स्वर्ग साबित हो रहा है, लेकिन आज ब्लूमबर्ग की चौंकाने वाली रिपोर्ट का हम एनालिसिस करेंगे, जो बताएंगे कि पश्चिमी देशों में जंक फूड का कल्चर लगभग खत्म हो रहा है। पूरी तरह से तो खत्म नहीं हो रहा, लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत स्लो है और भारत में जबरदस्त तेजी से बढ़ रहा है। इसका पूरा विश्लेषण। इसके बाद डीमैट अकाउंट क्या अब ज्यादा सेफ होंगे, इस पर भी बात होगी, लेकिन उससे पहले दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण पर भी बात होगी। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रदूषण कब तक हवा में यूं ही जहर बनकर घुलता रहेगा। इसके बाद बात होगी डीमैट अकाउंट्स की, क्या वो ज्यादा सेफ होने वाले हैं, इसके लिए क्या नई खबर है, ये आपको बताएंगे। और एक बार फिर से देश में माय लॉर्ड कहने की प्रथा पर चर्चा हो रही है। क्या माय लॉर्ड कहना या योर लॉर्डशिप कहना, इस तरह के संबोधन अब नहीं होने चाहिए कोर्ट्स में, इस पर एक चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है, इसका भी कारण बताएंगे। फटाफट से देख लेते हैं आज की टॉप न्यूज, दिन भर की वो खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में रही। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के विधानसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र जारी हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र का लोकार्पण करते हुए कहा कि अगले 5 साल में छत्तीसगढ़ को पूर्ण विकसित करेंगे। बीजेपी ने हर विवाहित महिला को हर साल 12,000 रुपए दिए जाने का ऐलान किया। साथ ही 18 लाख पीएम आवास योजना का घर देने का वादा भी किया। बीजेपी ने दिल्ली की एनसीआर की तर्ज पर रायपुर, दुर्ग और भिलाई को मिलाकर एचसीआर बनाने की बात कही। बीजेपी ने गरीब लोगों को रामलला के दर्शन के लिए रामलला दर्शन योजना का भी ऐलान किया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया है। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य की 9 सीटों में चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिन 7 सीटों पर उनकी पार्टी प्रतिनिधित्व करती है, उनके अलावा राजेंद्र नगर, जुबली हिल्स सीट पर भी चुनावी मैदान में वो उतरेंगे। ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन को चंद्रयानगुड़ा सीट से टिकट दिया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक एआईएमआईएम 2018 के विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर लड़ी थी, इसमें से 7 सीटों पर जीतने में कामयाब हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा के सभापति से मिलकर बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि आप सभापति से मिलकर बिना शर्त माफी मांगे, जिसके बाद सभापति इस आधार पर विचार कर सकते हैं कि वो एक युवा सदस्य हैं और इस तरह उनके निलंबन को खत्म करने का रास्ता निकल सकता है। राघव ने राज्यसभा से अपने निलंबन को चुनौती दी थी। 5 सांसदों की सहमति के बिना उनका नाम सिलेक्ट कमेटी के लिए प्रस्तावित करने के आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन करते नजर आए। ये वर्ल्ड फूड का दूसरा संस्करण है। कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी ने फूड स्ट्रीट का उद्घाटन भी किया। इसमें क्षेत्रीय व्यंजन और शाही खानपान की विरासत को दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश होगी। 200 से ज्यादा शेफ्स इसमें शामिल होंगे और पारंपरिक भारतीय व्यंजन पेश करेंगे। इस मौके पर पीएम ने कहा कि भारत की महिलाओं में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लीड करने की स्वाभाविक क्षमता है। जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान टाइटन के अनुमान से अच्छे नतीजे आए हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 857 करोड़ रुपए से बढ़कर 940 करोड़ रुपए रहा, जबकि जी बिजनेस ने 815 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। सालाना आधार पर कंपनी की आय 8,730 करोड़ रुपए से बढ़कर 11,660 करोड़ रुपए रही। जी बिजनेस ने 10,476 करोड़ रुपए के आय का अनुमान दिया था। मार्जिन भी जी बिजनेस के अनुमान 11.3% के मुकाबले 11.62% रहे। कंपनी की वॉच सेगमेंट से आय 31% बढ़कर 1,090 करोड़ रुपए रही। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान सालाना आधार पर घाटे से मुनाफे में आ गई है। कंपनी को पिछले साल की दूसरी तिमाही में 251 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जबकि सितंबर तिमाही में कंपनी को 36 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज हुआ है। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 1,661 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,848 करोड़ रुपए रही। अन्य आय 170 करोड़ रुपए से बढ़कर 212 करोड़ रुपए रही। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। पहले ही दिन ये आईपीओ 2.25 गुना भर गया। निवेशक इस आईपीओ के लिए 7 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। बैंक ने आईपीओ के लिए 57 से 60 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। आईपीओ का साइज 463 करोड़ रुपए का है। इस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 1992 में एनजीओ के तौर पर कारोबार की शुरुआत की थी और बाद में बैंकिंग सेक्टर में
खुद का विस्तार किया, इसका आईपीओ सफल रहा तो यह शेयर बाजार में लिस्ट होने वाला छठा स्मॉल फाइनेंस बैंक होगा। देश की सर्विसेज इंडस्ट्री की ग्रोथ अक्टूबर में 7 महीनों में सबसे धीमी रही। एस&पी ग्लोबल इंडिया सर्विसेज पीएमआई अक्टूबर महीने में सितंबर के 61 से गिरकर 58.4 पर आ गया। हालांकि अक्टूबर से भारत का सर्विस पीएमआई लगातार 27वें महीने 50 अंक से ऊपर रहा। आपको बताएं कि अगर पीएमआई आंकड़ा 50 के ऊपर होता है तो यह माना जाता है कि कारोबारी गतिविधियों में ग्रोथ हुई। आंकड़ा अगर 50 के नीचे होता है तो माना जाता है कि कारोबारी गतिविधियों में संकुचन यानी कि वो सिकुड़ रही हैं। अक्टूबर में भारत के सर्विस सेक्टर की गतिविधियां ठोस रही, निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिली। जिन लोगों को आरबीआई के रीजनल ऑफिस जाकर 2000 रुपए के नोट बदलने में दिक्कत आ रही है, उनके लिए आरबीआई ने नई सुविधा शुरू की है। ऐसे लोग 2000 रुपए के नोट अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आरबीआई के रीजनल ऑफिस में भेज सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई लोगों को उनके बैंक खाते में 2000 रुपए के नोट जमा करने के लिए TLR यानी कि ट्रिपल लॉक रिसेप्टेकल फॉर्म भी ऑफर कर रहा है। आरबीआई ने बताया कि सिर्फ दिल्ली ऑफिस को अब तक लगभग 700 TLR फॉर्म मिल चुके हैं। एप्पल ने अपने इन्वेस्टर कॉल के दौरान अपने रेवेन्यू की जानकारी शेयर की। इस दौरान एप्पल के सीईओ टिम कुक भारत में कंपनी के बेहतर प्रदर्शन को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत में कंपनी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। टिम कुक ने कहा कि इसका श्रेय भारत में आईफोन का बेहतर प्रदर्शन और एप्पल में भारत में खोले गए रिटेल स्टोर्स को जाता है। बता दें कि कंपनी ने इस साल भारत में 2 रिटेल स्टोर्स खोले, जिनमें से दिल्ली और दूसरा मुंबई में है। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। जंक फूड जिसे पश्चिमी देश पीछा छुड़ा रहे हैं, अब भारत नया डंपिंग का स्वर्ग बन रहा है। यानी खाने के मामले में पश्चिम का कचरा भारत में पसर रहा है। ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट भारत में जंक फूड के हेल्थ क्राइसिस की चिंताएं बढ़ा रही है। रिपोर्ट बताती है कि ग्लोबल पैकेज्ड फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री अब अगली जमीन तलाश कर रही है और भारत उनके लिए बेहद उपजाऊ साबित हो रहा है। कुछ डेटा आपको बताते हैं और ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। देखिए, रिपोर्ट बताती है कि भारत में स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स का मार्केट बीते 1 दशक में 3 गुना बढ़ा और बढ़ते बढ़ते 2022 में ये 30 बिलियन से बड़ा मार्केट हो चुका है। यानी भारतीयों को जंक फूड काफी पसंद आ रहा है। इसी रिपोर्ट के हवाले से अब जरा भारत में जंक फूड से जुड़े हुए आइटम्स की सेल्स ग्रोथ पर नजर डालिए, जो आपको ग्राफिक्स में दिख रहा होगा। ये है ब्रेकफास्ट सीरियल्स की बात। ब्रेकफास्ट सीरियल्स की अगर बात करें तो 2012 के मुकाबले 2023 में जो ग्रोथ हुई है इस पूरी जर्नी में, ये 301% की रफ्तार से हुई। अब जरा मैं इसी ग्राफिक्स के सहारे आपको एक और चीज बता रहा हूं। वेस्टर्न यूरोप में ये जो ग्रोथ हमारी 301% की थी, वेस्टर्न यूरोप में अगर आप देखेंगे कि ये ग्रोथ कितनी रही, मात्र 8% ये ग्रोथ रही। हमारी 301% है। नॉर्थ अमेरिका में ये ग्रोथ, जहां पर अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको आते हैं, वहां पर ये -13% हो गई, यानी कि 13% घट गई और हमारे यहां 301% बढ़ गई। अगला ग्राफिक्स अब आपको दिखाते हैं और वो है आलू के चिप्स का, पोटैटो चिप्स का। जरा उसका मार्केट देखिए भारत में किस रफ्तार से बढ़ा है। 2012 के मुकाबले ये 2023 में 136% बढ़ा। वेस्टर्न यूरोप में ये मात्र 30% बढ़ा और नॉर्थ अमेरिका में मात्र 18% बढ़ा। मार्केट की में हिस्सेदारी भारत की पूरे ग्लोबली 6.3% है, लेकिन 136% की रफ्तार आप देखिए क्या कहानी कह रही है। अगला आपको दिखाते हैं जो मिठाई है, स्वीट्स। इसमें आप देखिए कि भारतीय कहां खड़े हैं और जो मार्केट है वो कितना बड़ा। तो 48% बढ़ा है 2012 से 2023 में। ये आपको ग्रोथ इसलिए नजर कम आ रही है क्योंकि पहले से ही हमारे यहाँ मिठाई खूब खाई जाती है। और बहरहाल 2012 से 2023 के बीच में 48% की ग्रोथ रही। नॉर्थ अमेरिका में ये मात्र 13%, वेस्टर्न यूरोप में मात्र 4% रही। अब आइए चॉकलेट्स में, जो बड़ा पसंद किया जाता है आजकल के बच्चों की ओर से। इसमें जो ग्रोथ रही 2012 के मुकाबले 2023 में जब हम देखते हैं तो 27% की ग्रोथ रही चॉकलेट्स में। और वेस्टर्न यूरोप में अगर आप देखेंगे 7% रही और नॉर्थ अमेरिका में ये 7% रही। इसमें जो आपको डेटा भी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन हमें करना होगा। 27% है चॉकलेट की ये जो ग्रोथ है, इसको हम ठीक करेंगे। लेकिन बहरहाल ये है वो आंकड़े।
अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये आंकड़े क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि इसके कारण क्या है बढ़ोतरी के। देखिए, इसका कारण है सीधा कि इन देशों में अब जंक फूड का कल्चर खत्म करने के लिए कड़े नियम बन रहे हैं। जनता में काफी अवेयरनेस है अपनी हेल्थ को लेकर। इसी वजह से जंक फूड से जुड़ी कंपनियां एडवांस लेवल की मार्केटिंग उनको करनी पड़ती है ताकि वेस्टर्न कंट्रीज में समथिंग अनहेल्दी लोग खरीद पाएं। लेकिन भारत में ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं है, भारत में अवेयरनेस नहीं है। आसानी से लोग ऐड देखकर खुश हो जाते हैं और कंपनियां मोटा पैसा बना रही हैं। ये थोड़ा हमारे पास से भी जुड़ा हुआ मसला है। लेट 90s में भारत का टारगेट चीन और ब्राजील की तरह एक्सट्रीम हंगर से निपटने का था और इसके लिए फोकस था कैलोरीज पर, न्यूट्रिशन पर नहीं था। अब दिक्कत यह है कि सेहत पर ध्यान नहीं देने के चलते भारतीयों के मत्थे कई तमगे हैं। अगर आप इसकी तुलना हमारी सेहत से करेंगे, जितनी इनमें ग्रोथ हो रही है, तो हम देखिए कितने बड़े रिस्क पर खड़े हैं। जरा उसके डेटा आपको बताते हैं और सीधे सीधे पॉइंट्स हैं। जंक फूड से जुड़ी हुई बीमारियों में हम दुनिया के शीर्ष देशों में हैं। 10 में से 3 भारतीय हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, यानी कि हर तीसरा आदमी हाइपरटेंसिव है। हाइपरटेंशन देश में मौत का चौथा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। अब आप सोचिए, भारत में 10 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं और डायबिटीज की कैपिटल भी कहा जाता है भारत को, और ये लगातार बढ़ रही हैं चीजें। भारत में हर चौथा भारतीय मोटापे से ग्रसित है, ओबीज है, ओबेसिटी से ग्रसित है। और इन सब के बाद जब हार्ट डिजीजेस हो जाती हैं, तो उन हार्ट डिजीजेस में भी अगर आप देखें तो 50% हार्ट अटैक्स जो हैं वो 50 साल से कम उम्र के लोगों को आ रहे हैं। और यही नहीं, सबसे खतरनाक बात जो है, भारत में हर चौथी मौत दिल से जुड़ी बीमारियों से है। अब इतना बड़ा हेल्थ क्राइसिस है ऑलरेडी, और इस तरह से जंक फूड कंपनियों का पसारना अपने पैर, ये कितना बड़ा रिस्क है हमारे लिए, ये थोड़ा सा चिंता का विषय तो होता है। देखिए, हम किसी कंपनी के, हम किसी सेक्टर के, हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड के खिलाफ ना बात कर रहे हैं। हम ओवरऑल जो एक बड़े पर्सपेक्टिव में जंक फूड कल्चर है उसके बढ़ने का एनालिसिस कर रहे हैं, और बड़ा ये स्पष्ट और डिटेल्ड एनालिसिस होगा। और ये थोड़ा सा समझने की बारी आएगी कि हमारे यहाँ जंक फूड को लेकर रेगुलेशंस पे कमी क्यों है। विदेशों में हम देख रहे हैं कि वहां पर अवेयरनेस बढ़ रही है, रेगुलेशंस टाइट हो रहे हैं, नॉर्म्स स्ट्रांग हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था फिलहाल नजर नहीं आती। बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देश के सबसे बड़े सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और हमारे साथ हैं प्रकाश सिंह साहब, पार्टनर हैं हेल्थ केयर कंसल्टिंग के, अर्नस्ट एंड यंग के। बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी आपका भी हमारे शो पर। मैं सबसे पहले संजीव सर आपके पास आऊंगा। ये जो आप डेटा देख रहे हैं सर, मेरे को तो बड़ा चौंकाया सुबह सुबह इस रिपोर्ट ने, और खास तौर से अगर आप ब्रेकफास्ट सीरियल्स को देख लीजिए, ये नॉर्थ अमेरिका में 13% घट गया सर, और हमारे यहाँ 2012 से 2023 में 301% बढ़ा। ये कहानी बहुत कुछ कहती है सर, आपकी इस पर प्रतिक्रिया पहले। देखिए दीपक जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई एक बार फिर खाने के ऊपर चर्चा करने के लिए, प्राइम टाइम में खाने के ऊपर चर्चा और देश की सेहत के ऊपर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत बधाई। और कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि जो डेटा जिस तरह से है, तो पहले तो मैं कह देता हूं कि जो आपने ये बीड़ा लिया है कि सेहत से रिलेटेड जंक फूड पे जो फोकस है वो लाना बहुत अच्छी बात है, बट जरूरी नहीं है कि जो डेटा कई बार होता है वो कई बार मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट सीरियल को ये कहना कि वो हमेशा जंक होगा, आई थिंक दैट इज इनकरेक्ट। that is not a correct lens to put towards junk food, right? सारी चीजें खाने में ब्रेकफास्ट सीरियल अगर हम कहें सारा वो जंक फूड होता है, that is not correct. अग्री सर, एंड थैंक्स फॉर दैट क्लैरिफिकेशन। मैं आपकी बात को ही सेकंड करते हुए अपने दर्शकों को बता दूं, जब हम कह रहे हैं कि ब्रेकफास्ट सीरियल्स, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ब्रेकफास्ट सीरियल आपकी सेहत के लिए खतरनाक है, आप इनको छोड़ दीजिए। हम सिर्फ मार्केट साइज बता रहे हैं कि कंजम्पशन जो है भारत में क्या बढ़ा है, और इसी में वो ब्रेकफास्ट सीरियल्स भी होंगे जिनमें शायद जो वैल्यूज हैं वो ऐसी गड़बड़ हो सकती हैं जिनका सेहत से रिलेशन हो। हम सिर्फ एक बिगर पर्सपेक्टिव में पिक्चर आपको दिखा रहे हैं ग्रोथ की, बाकी उसका एनालिसिस। यस सर, प्लीज गो अहेड। ग्रोथ की अगर हम बात करें ब्रेकफास्ट सीरियल, सो अगर हम अगर 12 से लेके 23 तक की जर्नी अगर देखें 11 साल की, तो हमारा जो बेस रहा है ब्रेकफास्ट सीरियल का, दैट वाज अ वेरी स्मॉल बेस, राइट? और ये सीएजीआर ग्रोथ के हिसाब से ये 301%, 3 गुना मार्केट अगर बढ़ी है कंजम्पशन के उसमें,
तो स्मॉल बेस पे 3 गुना बढ़ना एक बड़े शहर में जिसमें इतनी आबादी पिछले 11 साल में बढ़ी है, कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी ग्रोथ हुई है। अगर हम 1/6% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैं, उसमें से 2.2% हमारा अगर मार्केट शेयर है, तो अभी भी हम देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा उसमें नहीं है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी ऑन अ स्मॉलर बेस। बट इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप फोकस की जो बात कर रहे हैं कि जंक फूड, आई थिंक जंक फूड की पहली बात तो डेफिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, और जरूरी नहीं है कि जो जंक फूड होता है ये दुनिया में हर जगह होता है। भारतीय खाने में भी होता है, विदेशी खाने में भी होता है। सिर्फ विदेशी खाने में इस तरह से होता है कि जो विदेशी कंपनियां बड़ी बड़ी, उनको उनके पास प्रमोशन के बहुत सारे मतलब उनके पास साधन होते हैं उसको बड़ा करने के लिए, और हो सकता है कि हमारे जैसे देश में ज्यादा लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं जब उसकी चर्चा की जाती है, उसकी बात की जाती है। संजीव सर, यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट जो आता है, मुझे आता हुआ जो लगता है वो ये है कि बाकी देशों में, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में, जहां पर माना जाता है कि उनके जीवन में घुला हुआ है ब्रेकफास्ट सीरियल्स आराम से, वहां पर सर -13% है ग्रोथ, वहां पे डी ग्रोथ हुई है। तो वहां लोग छोड़ रहे हैं और हम लोग उसे अपना रहे हैं। ये थोड़ा सा इसका एनालिसिस में चाह रहा था। हाँ, तो बिल्कुल सही है। देखिए, ये ना, जब हम आइसोलेशन में कोई भी चीज दीपक देखते हैं, डेटा को, किसी भी डेटा को देखते हैं, हो सकता है वहां पे ब्रेकफास्ट कंजम्पशन की डी ग्रोथ हो। जैसे ऑयल जो है वहां पे डी ग्रोथ हो रहा है कंजम्पशन में, सो देयर इज अ पॉपुलेशन डी ग्रोथ, देयर इज अ ओवरऑल ब्रेकफास्ट डी ग्रोथ। ब्रेकफास्ट कंजम्पशन अगर डी ग्रो कर जाएगा तो सारी चीजें डी ग्रोथ कर जाएंगी, और उसमें ब्रेकफास्ट सीरियल एक पार्ट होगा। So we have to see data in totality, I would say, but I think larger part is कि हमारे देश में हमें क्या अपने जंक फूड को कम करना चाहिए। क्या हमारी ऐसी चर्चाएं और होनी चाहिए कि लोग ज्यादा सोचें कि हम क्या खा रहे हैं, क्या ऐसे रेगुलेशन होने चाहिए, क्या उसकी अवेयरनेस की चीजें ज्यादा होनी चाहिए, क्या बातें ज्यादा होनी चाहिए। yes, 100% Absolutely, no question asked. So आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली सर, संजीव सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि लोगों को पता होना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं। पीपल शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्फॉर्म्ड डिसीजन, कि उनका इन्फॉर्म्ड डिसीजन क्या है। प्रॉब्लम ये है, मैं प्रकाश जी के पास आना चाहूंगा इसी रिपोर्ट में। प्रकाश जी, प्रॉब्लम ये है कि भारत में लेबल्ड फूड का कल्चर नहीं है, ये रिपोर्ट बताती है। आपकी कंपनियां बाध्य नहीं है ये बताने के लिए कि भाई आपके उसमें कितना नमक है, कितनी खराब चीजें हैं, कितनी अच्छी चीजें हैं, और यही है लेबल का। वहां पर फ्रंट प्रोडक्ट्स के फ्रंट लेबलिंग होती है और उसमें बताया जाता है। हमारे यहाँ कुछ स्तर पर तो लागू जरूर हुआ है, फसाई जरूर काम कर रहा है इस पे, लेकिन ओवरऑल अभी ऐसा कोई कल्चर बना नहीं है। तो जो संजीव सर कह रहे हैं कि क्या आप खा रहे हैं या आपको पता होना चाहिए, ये तो कभी चलेगा ही नहीं सर। तो पहली बात तो ये दीपक जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और जो भी आपने ये ग्रोथ रेट्स बताए हैं, पहली बात तो ये है कि मैं संजीव जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये हमारे जो बेस है उसके कंपैरिजन में है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपने रेज की है वो ये है कि अगर जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स बाहर आ रहे हैं, लोग कंज्यूम कर रहे हैं, अगर उस पर लेबल रखा जाएगा तो एक अवेयरनेस फैलेगी, और उसको लाने की जिम्मेदारी मुझे लगता है कि क्लियर कट जो है, जो प्रोडक्ट कंपनीज हैं जो लेकर आ रही है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। इस हिसाब से हमें रेगुलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि एक बार जो लिखा जाएगा और अगर उसमें कोई गड़बड़ी होगी तो वो फिर सरफेस पे आ जाएगी। ये रेगुलेशंस का आना यहाँ पे बहुत जरूरी है। मैं इस बात को लेकर बिल्कुल सहमत हूँ। एब्सोल्युटली। अब स्वीट्स को लेकर भारतीय, संजीव सर, बड़े हम कहते हैं कि साहब भारतीय बड़े खाना खाते हैं और डायबिटीज़ की हम बात करते हैं। इसमें देखिए आप 48% की वृद्धि है और सिर्फ 4% वेस्टर्न यूरोप में बढ़ा है 2012 से। स्वीट्स को लेकर उनका जो ऐसा कोई ऑब्सेशन नज़र नहीं आता जैसे हम भारतीयों के मन में आता है, और 13% नॉर्थ अमेरिका में है। ये क्या कहानी कहता है? उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने शुरू में भी कहा था कि 2012 से 2023 का 48% इतना बड़ा नज़र इसलिए नहीं आता क्योंकि हम ऑलरेडी स्वीट्स खाते आए हैं। तो ये स्वीट्स के मामले में सर आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? अब लोग क्योंकि थोड़ा सा हेल्दी स्वीट्स की भी बात करने लगे हैं, तो ये ठीक ट्रेंड लग रहा है आपको या यहाँ पे भी थोड़ा गड़बड़ है? नहीं, देखिए, गड़बड़ तो 100% है।
आई थिंक हमारे यहाँ पे हम लोग जो इंफॉर्मेशन है, देखिए एक तो पहले वाली मैं उसकी बात करूं, लेबलिंग की बात करें, हमारे पास जो फूड में चाहे स्नैक फूड इंडस्ट्री हो या फिर हमारे पास में जो जंक फूड की हम बात करते हैं, अभी भी जो पैकेज्ड नहीं है, अभी भी सेव भुजिया जो है बिना पैकेट के भी बिकती है, तो उसको तो वैसे ही कंज्यूम हो रहा है, तो लिखने की तो बात ही नहीं आ रही हो। तो जब पैक होगा तो तब जो होगा, केले के चिप्स वैसे आ रहे हैं या कोई भी फ्राइड चीजें जितनी भी आ रही है बहुत ज्यादा पैकेट में नहीं है, राइट, फ्रेश बन रही है और बिक रही है, स्ट्रीट फूड पे भी बिक रही है। तो वो तो एक अलग किस्सा है। जहां तक मिठाई का सवाल है, आई थिंक हमारे यहाँ पे जो मिठाइयाँ हैं, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, वो हमारी, मैं कहता हूँ कि मिठाइयों में मीठा भी ज्यादा है। हमारी मिठाइयाँ जो है, मतलब अगर जलेबी हम देख लें तो तली हुई है, मैदा है और उसके बाद चीनी के सिरप में है, उसके बाद उसमें लोग पीला कलर भी डाल देते हैं। तो उससे खराब मैं चीज समझू क्या, समझू क्या खाएंगे। स्वाद बहुत अच्छा होता है, बट हमें आई थिंक थोड़ा सा अपनी सोच को, जब हम हेल्दी की बात करते हैं, उसमें रियल हेल्थ की बात करें, सिर्फ ऊपर ऊपर से ना करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस चीज में मतलब आपने कोई ऐसी हो सकता है कम लोग कहते हैं कि शुगर फ्री मिठाई बेच रहे हैं हम, राइट, अब उसके अंदर पता चला कि कैलोरीज जो है पूरी की पूरी भरपूर है उसके अंदर से। तो वो इंफॉर्मेशन में, अवेयरनेस में टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कोई भी चीज के अंदर एकदम अगर नेशनल, जैसे अगर मैं कहूं कि मिलेट्स की अगर बात कहें, तो हमारे प्रधानमंत्री ने उसकी ओनरशिप ले ली कि ये जो मिलेट्स है ना, ये अब इसको सब तरफ, आज वर्ल्ड फूड इंडिया हुआ तो वहां पे भी मिलेट्स की बात हुई, G20 हुई, वहां पे मिलेट की बात हुई, जितने होटल रेस्टोरेंट घरों में बड़ी कंपनी चाहे सब लोग मिलेट की बात कर रहे हैं। तो इट टेक्स दैट काइंड ऑफ फोकस टू हैव दैट बिहेवियरल चेंज। क्या इंडियन मिठाई में हमें उसको थोड़ा सा आते हुए समय के हिसाब से मिठाई के स्वाद में, उसके कैलोरिफिक काउंट के अंदर, क्या हमारे जैसे शेफ्स को और इन्फॉर्म्ड लोगों को और काम करना चाहिए? 100% करना चाहिए। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि मतलब जिस सिरप को हम गुलाब जामुन जितना बनाते हैं, सिर्फ उसको हम 5 ब्रिक्स कम कर दें, जो थिकनेस है उसकी कम कर दें, तो कैलोरिफिक काउंट उसका कम हो जाएगा। वेरी स्मॉल इंटरवेंशन, बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो क्या करना चाहिए? आई थिंक बहुत जल्दी करना चाहिए, फास्ट करना चाहिए, 100% करना चाहिए। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली संजीव सर। और मैं इससे पहले जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट जिक्र किया जिसका, वो है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पर हम ठेले रेड़े पटरियों पर हम जो है समोसे कचौरियां खा रहे हैं। बड़े शानदार ये हमारे व्यंजन है। संजीव सर से बड़ी लंबी चर्चा हुई, बड़ी शास्त्रीय और बहुत ही उम्दा चर्चा हुई थी, बड़ी तारीफ भी हुई थी, दर्शकों ने उस चर्चा की बड़ी तारीफ करी थी। लेकिन वही समोसा कचौरी जब आपको अनहाइजीनिक कंडीशंस में दिया जा रहा है तो उस पर सवाल उठने लाजमी है। अखबारों में दिया जा रहा है, उसकी स्याही पर अभी रेगुलेशंस आए हैं कि भैया आप बेचिए मत। स्थिति इसलिए ज्यादा भयावह हो जाती है। सर ने बिल्कुल सही कहा कि पैकेज्ड फूड की चिंता इतनी ज्यादा नहीं है जिनकी अनपैक्ड फूड की है, और उसमें रेगुलेशंस का अभाव है। ऐसे में प्रकाश जी, हम अभी सिर्फ, मैं एक बार फिर से ब्रेकफास्ट सीरियल की बात करूंगा, और ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट सीरियल हो, चाहे स्वीट्स हो, चॉकलेट हो या पोटैटो चिप्स हो, 2 से 6% का मार्केट ही है अभी इंडिया में, और अभी ये बढ़ने की बहुत गुंजाइश रख रहा है। बहुत सारी कंपनीज आएंगी ये पेनिट्रेशन के लिए, क्योंकि भारत का कंजम्पशन बढ़ रहा है, भारत में लोगों के पास पैसा आ रहा है, हम मिड इनकम कंट्रीज बन रहे हैं बड़ी तेजी से, और हम कंज्यूमर मार्केट 2027 में दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट बन जाएंगे, और 30 में तो हमारा युवा सबसे बड़ा कंज्यूमर होगा दुनिया का। ऐसे में ये सारी कंपनीज आएंगी, लेकिन इनका स्वागत कैसे हो प्रकाश जी? इनका स्वागत ऐसे हो कि आइए धंधा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम मोटे हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, या स्वागत कानूनी रेगुलेशन के डंडे के साथ हो। मैं डंडा कह रहा हूं, गलत उसमें नहीं, मैं थोड़ा सा जागरूकता के नजरिए से कह रहा हूं। जी हाँ। तो मैं ना एक चीज पे आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो ये है, जैसे आपने बोला कि हमारे कंट्री में इनकम लेवल्स इंक्रीज हो रही है, और इनकम लेवल्स इंक्रीज होने की वजह, जो पहले लोग जो मिठाई नहीं खा पाते थे या कम खाते थे, उनको लगता है कि अब वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो ज्यादा खा रहे हैं। लेकिन उसके पैरेलल में ना कुछ और भी हो रहा है। ट्रेडिशनली जितना मेहनत हम करते थे बाहर जाके,
चाहे वो खेती करते थे या कोई और काम करते थे, अब हमारा जो प्रोफेशन है ना वो ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाला हो रहा है। तो हमने क्या कर लिया है, एक तो हमारा जो आउटपुट था, फिजिकल आउटपुट, वो हो गया है कम और इनपुट हो गया कैलोरी वाला ज्यादा, ठीक है ना। तो ये दोनों का दोनों जो कॉम्बिनेशन है ना, इट इज हर्टिंग अ बिग टाइम, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये जो हमारे मार्केट साइज है, हमारा जो मार्केट पोटेंशियल है, वो सारे के सारे मल्टीनेशनल कंपनीज को या फिर हमारे डोमेस्टिक कंपनीज को भी अट्रैक्ट करता है। तो क्वेश्चन यही है कि अगर हम एक प्रॉपर रेगुलेशंस लेकर आते हैं और अवेयरनेस बढ़ाते हैं, देखिए हमारे सीरियल्स में, हमारे खान पान में जो भी चीज इंक्रीज हो रही है, ये हम ही देख रहे हैं ना कि क्या इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम अब ये अवेयरनेस फैलाते हैं अपने घर में, अपने बच्चों के साथ और अपने माता पिताजी के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, सो इट इज गोइंग टू हेल्प इन अ बिग वे। मैं आपका ध्यान में एक छोटी सी स्टडी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। करीब कुछ साल पहले यहाँ पे इंडिया में स्टडी हुई थी जिसमें कि 13,000 से ज्यादा बच्चों का सर्वे किया गया था, 9 से 14 साल के बीच वालों का। उसमें ये पाया गया कि 93%, 93% बच्चे जो हैं वो पैकेज फूड खाते हैं, 68% जो है वो स्वीटेंड बेवरेज लेते हैं, पेय पदार्थ लेते हैं वंस इन अ वीक, और इनमें 53% जो है वो वंस इन अ डे लेते हैं। जी अब ये सारी की सारी चीजें जो है, ये अभी इनपुट पे हमें ये एनालिसिस, ये डेटा मिला हुआ है। एब्सोल्युटली इनके ना लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। अगर एब्सोल्युटली बच्चों पे ही अगर हम हेल्दी हैबिट्स लेकर आएंगे तो उसका हमारा लॉन्ग टर्म इफेक्ट को कंट्रोल करने वेरी में मदद इंपॉर्टेंट किया जा डेटा, सकता है। वेरी तो इंपॉर्टेंट क्योंकि ये डेटा, पैकेज की बात हो रही है, एब्सोल्युटली तो ये प्रकाश जी बहुत पैकेज फूड इंपॉर्टेंट है, डेटा, अगर इस एब्सोल्युटली ये इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में 1975 से 2023 के बीच में 10 साल से कम उम्र के बच्चों का मोटापा का भी कंपैरिजन किया गया है, और ये भी थोड़ा सा डेटा थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति में पैदा करता है। इसलिए हमें हर तरह से सतर्क होने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, आज भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड, जो वहाँ पर फूड को लेकर एक एग्जीबिशन लगी हुई है, उसका इनॉग्रेशन भी किया। तो खाना फलता फूलता रहे, खाना भारतीयों को आगे बढ़ाता रहे, फलाता फुलाता रहे, लेकिन ये फूलना जो है ना, ये फलना जो है वो हेल्दी हो, बस बात इतनी सी ही है। और इसके इर्द गिर्द रेगुलेशंस बने, लोगों में अवेयरनेस आए, इस पर क्या कुछ किया जा सकता है, हम इसी पर बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सर, आपने हमेशा की तरह आज भी हमारे लिए वक्त निकाला सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सुझाव बड़े अमूल्य होते हैं, और एक स्टोरी का एक काउंटर पार्ट जो आप प्रेजेंट करते हैं उसमें एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है हमेशा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रकाश सिंह जी, आपने भी वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल से, 8:30 बजे का टाइम आपको दिया था सर, और अपना वादा हम पूरा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों महानुभावों का। फिल्म पायरेसी करने वालों की खैर नहीं, सरकार ने पायरेसी के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। पायरेटेड कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नोडल अफसर की नियुक्ति की है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि कंटेंट चुराने वालों की अब खैर नहीं होगी, क्योंकि नोडल अफसरों की नियुक्ति के बाद दोषियों को दंड देना आसान हो जाएगा। आरोपियों को 3 साल की सजा और लाखों रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। देश और दुनिया भर में पायरेसी को लेकर बहुत चिंता व्यक्त की जाती है, और ये माना जाता है कि भारत में 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होता है पायरेसी के कारण। इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में शुरुआत की और पार्लियामेंट में बिल पास किया, सिनेमेटोग्राफ एक्ट। अभी उसी के चलते नोडल ऑफिसर जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं मंत्रालय में भी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन मुंबई हेडक्वार्टर में भी, और इसके अलावा जो हमारे रीजनल जहाँ पे बड़ी हब्स हैं वहाँ पे भी अधिकारियों की, नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है। और सरकार ने क्या फैसले लिए हैं ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी एकता। एकता, जरा डिटेल्स दीजिए। जो कंटेंट की पायरेसी करते हैं उन्हें लेकर अब सरकार बहुत सख्त हो गई है, क्योंकि देखा गया है अभी हाल ही में बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ भी ऐसा हुआ था कि रिलीज होने से
कुछ घंटों पहले या 1-2 दिन पहले ही वो पायरेटेड वर्जन फिल्म्स का ऑनलाइन देखा जाया था, जिस वजह से अब जाहिर सी बात है फिल्म को नुकसान होगा, क्योंकि रिलीज से पहले ही कंटेंट आउट हो चुका है। इसे लेकर अब सरकार काफी सख्त हो गई है पायरेसी को लेकर, जिसके लिए सरकार ने बोला है कि अब अनुराग ठाकुर ने हाल ही में एक पीसी लिया और उसमें उन्होंने कहा कि 12 नोडल ऑफिसर्स होंगे पूरे देश भर में, जिनकी पैनी नजर रहेगी पायरेसी के ऊपर। जो लोग इस पायरेसी के बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, अगर वो पकड़े जाते हैं, जाहिर सी बात है सरकार की पैनी नजर है, पकड़े ही जाएंगे। 3 महीने से लेकर 3 साल तक की उन्हें सजा होगी और यहाँ पर जो फाइन है वो भी 3 लाख तक का हो सकता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इसमें सरकार बहुत ज्यादा सख्त है ताकि ये पायरेसी रोक पाए। हर साल जो इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है पायरेसी की वजह से, वो 20 से 25 हजार करोड़ तक का नुकसान हो रहा है। और बड़ी बड़ी फिल्में हो गई, जैसे कि पठान हमने हाल ही में देखा, रिलीज से पहले ही पायरेटेड वर्जन ऑनलाइन, और इसे रोकने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का। दिल्ली के प्रदूषण का असर अब लोगों की सांसों पर पड़ने लगा है। AQI लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात ऐसे हो गए हैं कि प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। दिनों दिन होती गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के LG ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। पूरी अपडेट के साथ अनुवेश रथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अनुवेश, बताइए क्या अपडेट्स है दिल्ली की बहुत खराब हो चुकी आबो हवा को लेकर? जी देखिए, बात यह है कि आज दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें क्या है कि जो दिल्ली के CM हैं उनको भी बुलाया गया था, बट क्योंकि वो मध्य प्रदेश गए हुए हैं इलेक्शन की रैली के लिए, वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। हालांकि दिल्ली की सरकार की तरफ से जो दिल्ली के एनवायरमेंटल मिनिस्टर हैं वो मौजूद थे, साथ ही में एनवायरमेंटल सेक्रेटरी थे और तमाम दूसरे जो लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक टोटल जो है 6 पॉइंट की एक डिस्कशन हुई है, जो 6 पॉइंट्स को अमेंडमेंट करने के लिए कहा गया है, जो रेजोल्यूशन लिया गया है। इसमें सबसे पहला ये कहा गया है कि जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं वो ये एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि बाकी लोग जो हैं वो जितना हो सके उतना घर के अंदर रहें, ताकि प्रदूषण का जो इफेक्ट है उन पर कम से कम पड़े। इसके साथ साथ अगर आपको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो आप कोशिश करें कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, ना कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज करें। इसी के साथ साथ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको बेहतर बनाने के लिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको भी ये कहा गया है कि अगर किसी को API जो प्रदूषण है उसके बढ़ने की वजह से कोई दिक्कत आ रही है तो वो हॉस्पिटल्स जो हैं, तमाम दिल्ली के सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स को रेडी रहने के लिए कहा गया है, ताकि जो टोटल सिटीजन हैं दिल्ली के उनको जल्द से जल्द अगर कोई दिक्कत होती है तो उनको सहूलियत पहुँचाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अनुवेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। बिग बॉस OTT 2 विनर एल्विश यादव बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। एल्विश के खिलाफ नोएडा में FIR दर्ज कराई गई है। बिग बॉस OTT के विनर पर क्लबों और पार्टीज में सांपों की बाइट प्रोवाइड कराने समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं और इस खबर को पूरी डिटेल्स के साथ बताएंगे नीरज गौड़। नीरज, क्या है ये पूरा मामला और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? देखिए, इस पूरे मामले में अभी जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन सबको पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था और जिसके बाद में इन सभी को जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और इसी के साथ में पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले में अभी जो है जांच चल रही है और जिस तरीके से अगर जो है एल्विश यादव के खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो उसके बाद में पुलिस जो है उसको पूछताछ के लिए बुला सकती है, उसको पहले नोटिस देगी, उसके बाद में पुलिस जो है पूछताछ करेगी। इस पूरे मामले में यूपी पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया है जो कि अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। और वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में डायरेक्ट जो सबूत है वो एल्विश यादव के खिलाफ अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। और इसी के साथ में जो कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ज़्यादातर जो है वो सपेरे हैं और जिसमें जो उनका कोऑर्डिनेटर है राहुल, उसका क्या संबंध है एल्विश यादव से, तो उसको लेकर के जो टेक्निकल एविडेंस है, क्या इनके बीच में आपस में बातचीत होती थी तो कब बात हुई, क्या इनके बीच में बात जो है पिछले कई महीनों से हो रही थी, तो क्या दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो ऐसी तमाम बातें हैं जिसको लेकर के अभी यूपी पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच कर रही है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इन 5 को गिरफ्तार करने के बाद में इनसे कई घंटों की पूछताछ की गई थी, जिसके बाद में इनके पास से सांप बरामद हुए हैं जिसमें कोबरा है, अजगर है और इसी के साथ में
20 से 25 ml जो है जहर की बोतल इनके पास से पुलिस ने बरामद की है, जिसको जांच करने के लिए भेजा गया है। और इसी के साथ में इनके जो मोबाइल फोन्स हैं उनको भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, उनको भी पुलिस जो है बारीकी से जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने अदालत की कार्रवाई के दौरान बार बार उन्हें मिलॉर्ड और योर लॉर्डशिप कहे जाने पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर वकील उन्हें इन शब्दों से संबोधित ना करें तो उन्हें वो अपनी आधी सैलरी देने को तैयार है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में जब भी किसी मामले की सुनवाई होती है तो वकीलों द्वारा जज को 2 खास शब्दों से संबोधित किया जाता है। ये शब्द है माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप्स। अंग्रेजों के जमाने से ही अदालत में जजों को संबोधित करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। आजादी के बाद भी इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहली बार इस शब्द पर आपत्ति जताई गई है। यह आपत्ति कोई और नहीं बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट के जज ने जताई है। जज ने यहां तक कह दिया कि अगर आप मुझे माय लॉर्ड कहना बंद करें तो मैं आपको अपना आधा वेतन दे दूंगा। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल जस्टिस एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ में शामिल जस्टिस पीएस नरसिम्हा एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान जस्टिस नरसिम्हा ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता से कहा कि आप कितनी बार माय लॉर्ड्स कहेंगे। यदि आप ये कहना बंद कर देंगे तो वो उनको अपनी आधी सैलरी दे देंगे। उन्होंने कहा कि आप इसके बजाय सर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में वो गिनना शुरू कर देंगे कि वरिष्ठ अधिवक्ता ने कितनी बार माय लॉर्ड्स शब्द का उच्चारण किया। बता दें कि बीसीआई यानी भारतीय विधिज्ञ परिषद ने साल 2006 में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें फैसला लिया गया था कि कोई भी वकील न्यायाधीशों को माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप कहकर संबोधित नहीं करेगा, लेकिन व्यवहार में इसका पालन नहीं किया जा सका। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली, जिसके चलते सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 283 अंक चढ़कर 64,364 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी की 97 अंक बढ़कर 19,231 पर क्लोजिंग देखने को मिली। बैंक निफ्टी तीसरा शतक जड़कर 43,318 पर बंद होने में कामयाब रहा। आशीष चतुर्वेदी बताएंगे पूरे दिन की कहानी। देखिए, अच्छे ग्लोबल संकेत और बढ़िया अर्निंग्स के चलते भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिली। निफ्टी की बात करें तो 94 अंकों की बढ़त के साथ 19,200 के पार आपको क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो 290 300 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर क्लोजिंग हुई है। निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक्स देखते हैं। अपोलो हॉस्पिटल यहां पर ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट आई इसका एक असर देखने को मिला। अदानी पोस्ट 3% चला, आयशर मोटर्स 3% और LTI माइंट्री यहां पर भी देखें क्योंकि नास्डैक में तेजी आई है तो इसका एक बेनिफिट मिलता है सभी IT स्टॉक्स में। निफ्टी के गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो बजाज फिनसर्व 2% की गिरावट, डॉक्टर रेड्डीज में 1% का कट देखने को मिला। SBI लाइफ और इंडसइंड बैंक के कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर हल्की सी कमजोरी आपको नजर आई, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में जहां पर अर्निंग्स काफी स्ट्रांग आई है इसका बड़ा तेज इंपैक्ट देखने को मिला। तिलक नगर इंडस्ट्रीज नतीजे बड़े स्ट्रांग टर्न अराउंड देखने को मिले। मैनेजमेंट से भी हमने बात की, 14% के बड़े गेंस के साथ बंद हुआ। जोमैटो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बड़े टर्न अराउंड शानदार मुनाफे में कंपनी आई है, इसका एक असर रहा। दिन के दौरान 10% से ज्यादा की मूव्स यहाँ पर आपको देखने को मिले। JK लक्ष्मी 7 10% से ऊपर का मूव रहा। कॉन्को और वायदा बाजार का स्टॉक है और यहाँ पर भी नतीजों का सरप्राइज 5% की तेजी आपको देखने को मिली। ट्रिल यहाँ पर 11% का मूव। श्रीराम प्रॉपर्टीज में बड़ी 9% की तेजी देखने को मिली। एंजल वन लगातार अप ट्रेंड में है और अंबर एंटरप्राइजेज यहाँ पर भी अगर आप देखें तो करीब 7% का आपको मूव नजर आया, लेकिन नतीजे कमजोर आए। गॉडफ्रे फिलिप्स के एकाएक 8% की बड़ी गिरावट यहाँ पर नजर आई। सुवेन फार्मा 4% नीचे। चोला इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट बुकिंग और 361 यहाँ पर भी अगर आप देखें तो करीब 3-3.5% की गिरावट रही। मार्केट रेगुलेटर सेबी निवेशकों की सहूलियत के लिए डीमैट अकाउंट की डोमेंसी का पैमाना बदलने पर विचार कर रहा है। साथ ही डीमैट खातों से फ्रॉड को रोकने के भी उपाय पर विचार किए जा रहे हैं। क्या है पूरी डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ हैं ब्रजेश कुमार। मार्केट रेगुलेटर सेबी डीमैट के डोरमेंसी के नए नियमों पर विचार कर रहा है। इसमें जो डिपॉजिटरीज के नियम हैं और जो एक्सचेंज के नियम हैं इन दोनों को समान बनाया जाएगा। डिपॉजिटरी के जो नियम हैं वो ये कहते हैं कि 6 महीने में अगर कोई डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं है तो डीमैट को इनएक्टिव माना जाएगा, जबकि एक्सचेंज के नियम कहते हैं कि 12 महीने तक अगर अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं होती है
तो इनएक्टिव माना जाएगा। तो इन दोनों को मिलाकर जो नियम लाया जाएगा नया, वो 12 महीने का होगा, यानी 12 महीने तक आपके खाते में कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, तब आपका खाता इनएक्टिव नहीं माना जाएगा। साथ ही इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि SIP और राइट्स इशू या दूसरे और जो खरीदारी और इन खातों के जरिए होगी, उसको भी एक्टिविटी में माना जाएगा। हालांकि जो कंपनियों के कॉर्पोरेट एक्शन हैं, जैसे कि बोनस है या स्प्लिट्स है, स्टॉक का स्प्लिट है, उसकी वजह से आपके खाते में शेयर आते हैं, तो ये एक्टिविटी में माने नहीं जाएंगे। मौजूदा नियमों की सबसे बड़ी खामी यही थी कि इसमें जो है वो डेबिट ट्रांजैक्शन की शर्त जो है लगी थी कि 6 महीने में एक बार होना चाहिए, जबकि अभी अगर देखा जाए तो बहुत सारी निवेशक हैं जो SIP के जरिए मार्केट में पैसा लगाते हैं अपने डीमैट के जरिए, लेकिन इसको उस एक्टिविटी में नहीं गिना जाता था। साथ ही इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि जो इनएक्टिव खाते हैं, डोरमेंट खाते हैं, उनमें उनका जो डिपॉजिट डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप होता है, ऐसे मामलों में जो है वो बाकायदा जांच पड़ताल के बाद ही, और जो ग्राहक होगा, निवेशक होगा, उसके जो घर के पते पर या जो भी पता दिया गया होगा उस पते पर भेजा जाए, ताकि फ्रॉड की गुंजाइश कम हो सके। इसके अलावा ऐसे जो खाते हैं वहाँ पर अगर एक मुश्त सारा शेयर ट्रांसफ़र होता है कहीं और, तो ऐसे मामलों में डबल ट्रिपल चेकिंग की व्यवस्था लागू की जाएगी, ताकि निवेशकों के साथ धोखाधड़ी ना हो सके। और अब वक्त हो गया है दिवाली ऑफर में अनिल सिंघवी से उनकी पसंद का शेयर जानने का। आइए देखते हैं। तिलक नगर इंडस्ट्रीज, ये है वो कंपनी जो आज हम यहाँ पर रिकमेंड करने जा रहे हैं। दीप और कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद नतीजे भी आए हैं, और नतीजे के लिहाज से में काफ़ी मजबूत नतीजे दिख रहे हैं। एक के बाद एक तिमाही बहुत ही ज़बरदस्त आती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि 250, 290 और 340 के लिए साल भर के लिहाज से आप ये टारगेट लेकर चल सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि कंपनी का जो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल बहुत सॉलिड सेक्टर में है। ये सेक्टर हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। हमें लगता है कि इस सेक्टर में जो ग्रोथ आ रही है लिकर सेक्टर में, वो अमेजिंग है, और इस सेक्टर को लेकर हम बहुत बुलिश है। सबसे बड़ी चीज़ है, बेस्ट टर्न अराउंड स्टोरी है ये, क्योंकि कंपनी हाई डेट में थी, और हाई डेट में होने के बाद इनकी डेट रिस्ट्रिक्टिंग हुई। डेट रिस्ट्रिक्टिंग होने के बाद लगातार अपना डेट कम करते गए। नए प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस कंपनी की तरफ से। यहाँ पर जो इन्होंने कुछ और प्रोडक्ट्स लॉन्च किए वो काफ़ी बढ़िया है। इसलिए आज दिवाली ऑफर के तौर पर सेक्टर, लिकर वाला और इन्वेस्टमेंट के तौर पर तिलक, और इसमें एक फॉर्मूला बनाए, हर कोई ऐसा जरूरी नहीं कूद के आप आज खरीदें, आराम से खरीदिए, जब मन हो तब लीजिए, और हर 10% फॉल पे आपको SIP करनी है। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल कह रहा है कि वो रुकने वाला नहीं है, लेकिन हमास भी हार मानने को तैयार हो ऐसा नहीं लग रहा। हमास ने इजराइल से जंग लड़ने का नया तरीका अपनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास कैट फिशिंग का सहारा ले रहा है। आखिर क्या है ये कैट फिशिंग? इजराइल के खिलाफ हमास इसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है, देखिए रिपोर्ट। गाजा पट्टी में IDF के जवानों की मौजूदगी से हिला हमास अब हनी ट्रैप का सहारा ले रहा है। आतंक के तमाम अड्डे तबाह होते देखकर हमास अब अपनी जान बचाने का नया रास्ता तलाश कर रहा है। 7 अक्टूबर को हैवानियत दिखाने वाले हमास के आतंकियों को अपना अंत नजर आ रहा है। इसलिए वो कैट फिशिंग यानी सुंदर लड़कियों का जाल बिछाकर इजरायली फोर्स को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा है। हनी ट्रैप के इस खेल के जरिए आतंकी खुद को बचाने का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान लगातार हमास के साथ हमदर्दी दिखा रहा है और आतंकियों को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। ईरान के लीडर कभी इजराइल को धमकी देते हैं तो कभी अमेरिका का नाम लेकर युद्ध खत्म करने की चुनौती देते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि यह सब ईरान समर्थित देशों से संचालित हो रहा था। फर्जी प्रोफाइल के इस नेटवर्क के जरिए बड़ी संख्या में जवानों को हनी ट्रैप का शिकार बनाना था। फिलहाल इन फेक प्रोफाइल्स को ब्लॉक कराने के लिए सोशल मीडिया साइट्स के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। इजराइल ने फिलहाल सोशल मीडिया वाले हनी ट्रैप को नाकाम करने का दावा किया है, लेकिन जिस तरह इसमें ईरान के रोल का खुलासा हुआ है उससे साफ है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है।
इजराइल 7 अक्टूबर से युद्ध के मैदान में है। एक्टिव फोर्स के साथ ही रिजर्व फोर्स के जवान भी बड़ी संख्या में आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। मौजूदा हालात से यह भी साफ हो चुका है कि जंग लंबी चलेगी। ऐसे में अपने जवानों को मुस्तैद रखना भी इजराइल के लिए बड़ी चुनौती है। जंग भीषण होती जा रही है। गाजा पट्टी ही नहीं बल्कि लेबनान बॉर्डर पर भी इजरायली फोर्स तैनात है। इसके अलावा हूती के आतंकियों को भी जवाब दिया जा रहा है। यानी 3 मोर्चों पर इजराइल लड़ रहा है। सरकार और सेना बार बार आतंकियों को मिटाने की कसम खा रही है। इजरायली फोर्स हमेशा से बदला लेने के लिए जानी जाती है, लेकिन नए दौर में आतंकी भी टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। उसका एक सबूत हनी ट्रैप वाला जाल भी है। ऐसे में इजराइल के सामने सिर्फ जमीनी युद्ध ही नहीं बल्कि साइबर साजिश से निपटने की भी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #जी इंडिया 360 पर अपनी राय जरूर भेजें। नमस्कार।